हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज कहानी। तो कहानी हम पहले कहानी के जितने भी प्रकाशन वर्ष हैं और पत्रिका है किस कहानी में प्रकाशित हुई है उस कहानी को भी उस पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। फिर इसके बाद हम कहानी आज जो पढ़ने वाले हैं वो भी अपना करेंगे। अपना अपना भाग्य कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन, लेकिन इसके पहले महत्वपूर्ण तथ्य हम सभी कर लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 प्रकाशन वर्ष है और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 प्रकाशन वर्ष से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुलाई वाली का प्रकाशन वर्ष 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी 1907 या 8 प्रकाशन वर्ष से जमाना पत्रिका में प्रकाशित है। 1907 या 8 में आपको जो भी एग्जाम में मिले आपको किसी एक में टिक करना है। कानों में कंगना 1913 प्रकाशन वर्ष से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। उसने कहा था कहानी 1915 प्रकाशन वर्ष से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1928 या 1929। अपना अपना भाग्य कहानी जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं 1929 या 31 प्रकाशन वर्ष से। दोनों में से कोई एक ही आएगा, अब उसको आप टिक करना है। कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये कोई एक गलत है, नहीं, दोनों ही मान्य हैं। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित है। किसमें? विशाल भारत में। ईदगाह कहानी 1933 प्रकाशन वर्ष से चांद पत्रिका में प्रकाशित है। गैंग्रीन या रोज कहानी जिसका दो नाम है 1934 प्रकाशन वर्ष है। राही पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1947, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया कहानी 1948 प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। परिंदे कहानी जो है जिसमें आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होती है कि इसका क्या प्रकाशन वर्ष है और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। जब बात हो परिंदे की तो 1957 या 58 आप दोनों में से कोई एक टिक करना है। लेकिन जब पूछा जाए कि परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष तो 1957, जब पूछे परिंदे कहानी संग्रह तो 1960 प्रकाशन वर्ष है। कोसी का घटवार 1957 या 58 कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है। लाल पान की बेगम 1957 या 58 कहानी पत्रिका में प्रकाशित है। राजा निर्वंशिया 1957 या 58। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 प्रकाशन वर्ष है। अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित है। पिता कहानी 1965 प्रकाशन वर्ष है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के प्रकाशन 1970। अमृत सरा गया कहानी 1973 प्रकाशन वर्ष से हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। 21 पद कहानी लगी हुई हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में। एक कहानी है कोसी चीप की दावत भीष्म साहनी की। अब हम आज पढ़ रहे हैं अपना अपना भाग्य कहानी के पहले, और हम देखते हैं इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं जो राइटर लगे हुए हैं पूरे कहानीकार उनका जीवन क्रम, क्योंकि क्रोनोलॉजी आर्डर में सेट करने के लिए क्वेश्चन आता ही है कि आप जो भी निबंध पढ़ रहे हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास यूनिट 2 के अंतर्गत जो भी राइटर आपको मिले उनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सभी आपको आनी ही चाहिए। माधवराव शप्रे का जन्म हुआ है 1871। प्रेमचंद्र का जन्म हुआ है 1880। राजेंद्र बाला घोष का जन्म हुआ है 1882। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ है 1883। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है 1889। राधिका रमण सिंह का जन्म हुआ है 1890। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है 1904। जैनेन्द्र का जन्म हुआ है 1905। आगे का जन्म हुआ है 1911। भीष्म साहनी का जन्म हुआ है 1915। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ है 1921। हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ है 1924। कृष्णा सोपती का जन्म हुआ है 1925। निर्मल वर्मा का जन्म हुआ है 1929। कमलेश्वर का जन्म हुआ है 1932। शेखर जोशी का जन्म हुआ है 1932। ज्ञान रंजन का जन्म हुआ है 1936। आइए हम चलते हैं
अपना अपना भाग्य कहानी में जो दृष्टि वाली बुक है उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और जो लगे हुए हैं प्रतिपाद्य सभी जरूरी हैं, जो हम देखते हुए चलेंगे, क्योंकि जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका फैक्ट पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी तो हम सभी पढ़ लेंगे, निबंध हम सभी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या महत्वपूर्ण है वो चीज़ें हमें पढ़ना ही पढ़ना अनिवार्य है। आज हम बात कर रहे हैं अपना अपना भाग्य कहानी जयनंद कुमार की। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कथन किसका है? जयनंद का है कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है, जयनंद का कथन है। प्रकाशन वर्ष है 1929 या 31 भी माना जाता है। संग्रह है वातायन 1931। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित है। कहानी 1929 प्रकाशन वर्ष है। जो संग्रह हैं उन्हें देखते हैं। संग्रह वातायन संग्रह में संकलित है 1931 में कहानी। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में अंधेरे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा, भाभी, ये इतने क्या हैं? सब कहानी संग्रह हैं जिनके जो वातायन कहानी संग्रह के अंतर्गत जो कहानियाँ लगी हैं वो भी सभी महत्वपूर्ण हैं। ये मत सोचिए कि अभी ये नहीं पूछी गई तो नहीं पूछी जाएगी, ऐसा नहीं। हर बार कुछ नया लेके आएंगे ना आपको, आपके लिए, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना है कि जिस कहानी में आपको जो निबंध संकलित है उसके और कौन कौन से निबंध संकलित है और कौन कौन सी कहानियाँ लगी हुई हैं, कौन कौन सी कविताएँ लगी हुई हैं, ये आपको देखते ही चलना है। अब हम देखते हैं कि मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग्य करती है कहानी। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता, पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। पूछ सकता है कि अपना अपना भाग्य कहानी में क्या 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 चीज़ें दिखाई गई हैं? सामाजिक भेदभाव, विषमता, पराधीनता, तो ये तीनों ही बातें आई हैं कहानी के अंतर्गत। शिक्षित वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश दिखाया गया है। विशेष देखते हैं, संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। पहाड़ों के सौंदर्य बोध को उद्घाटित करती है। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेजी स्त्री पुरुषों से की गई है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग्य करती है यह कहानी। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है। अब कौन कौन से कहानी में स्थान का उल्लेख किया गया है वो भी देखते हैं। नैनीताल, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। होटल डी पब, जहाँ लेखक और उसका मित्र ठहरता है। पात्र देखते हैं। पात्र है पहाड़ी लड़का जिसकी उम्र है 10 वर्ष। लेखक यानी कथावाचक, लेखक का मित्र। गौड़ पात्र देखते हैं हम। 2 वकील मित्र हैं। इन्हीं में से एक लड़के को नौकरी में नहीं रखता है। लड़के का साथी जिसे उसका मालिक मार देता है। लड़के का साथी। अब इसके हम प्रमुख उदाहरण यानी कोटेशन देखते हैं। जो कहानी के अंतर्गत महत्वपूर्ण कोटेशन है वो हम देखते हुए चलते हैं। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रसोद गृह था जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। अधिकार गर्भ में तने अंग्रेज उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियाँ थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़ों पर बैठ सकती थी और घोड़े के साथ हिस्सा जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी।
वे 2-2, 3-3, 4-4 की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारतीय कुललक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती हुई संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटियों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। अंग्रेजों के जो चाल चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग्य किया गया है कि जो अंग्रेजों की चापलूसी करते हैं, बटरिंग करते हैं, बट अपने हिंदुस्तानी लोगों के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। पहाड़ का सौंदर्य बताया गया है। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों वाला खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए, पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे हैं और ना जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई अलग है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था, न सांचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कूड़ा, न सामने का तालाब, न बाकी की दुनिया, बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। ये लड़का का कथन है कि मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो मैं भाग आया। वहाँ काम नहीं न था, छोटा था, भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो मैं भाग आया। लड़का बताता है कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरकर अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर मैं भागकर आया हूँ एक नौकरी की तलाश में। मैंने कहा 10 की नोट ही दे दो। शक पका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं। तो जाने दो, दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास कम से कम कपड़े, बहुत कम कपड़े हैं, यानी उसके पास कपड़े भी नहीं है, ठंडी कड़ाके की है। ये संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर एक बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई है, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफ़ेद ठंडे और कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। ये कहानी एक गरीब बालक, पहाड़ी बच्चे की बताई गई है कि कैसे किन परिस्थितियों से गुजर कर वो कुछ करना चाहता है, बट ठंडी की मजबूरी ने उसकी जान चली गई। बट लोग यही कहते हैं कि अरे अपना अपना भाग्य। अभी के लिए इतना ही। पार्ट 1 के माध्यम से मैंने आपको इतनी चीज़ें दी हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट दृष्टि वाली बुक से, और जो कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितनी कहानियाँ लगी हुई हैं, प्रकाशन वर्ष, कहानीकारों का जो जीवन क्रम है, ये सभी हमने किया है। पार्ट 2 के माध्यम से अपना अपना भाग्य कहानी का पूरा लाइन बाय लाइन वाचन आपको मिलेगा। धन्यवाद।